नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की खास चर्चा है किसानों के कल्याण का उत्सव बलराम कृषि महोत्सव। दरअसल किसानों की समृद्धि, आधुनिक खेती और आत्मनिर्भर कृषि की अगर हम बात करें तो इसी दिशा में मध्य प्रदेश सरकार बड़ा अभियान चला रही है। कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत प्रदेश भर में आयोजित हो रहे बलराम कृषि महोत्सव, जहां किसानों को नई तकनीक, आधुनिक कृषि उपकरण, प्राकृतिक खेती और सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही मंच पर मिल रही है। सरकार का दावा है कि ये महोत्सव खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस महोत्सव का उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीक, प्राकृतिक खेती, कृषि यंत्रीकरण, मूल्य संवर्धन और सरकारी योजनाओं से जोड़ना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि सरकार खेत से कारखाने और कारखाने से बाजार तक संपूर्ण कृषि अर्थव्यवस्था विकसित करने के संकल्प के साथ काम कर रही है। प्रदेश भर में 15 जुलाई से 13 नवंबर तक विभिन्न जिलों में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज खंडवा में बलराम कृषि महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों को सौगात दी। उन्होंने कहा कि सीमा पर जवान और खेत में किसान दोनों का सम्मान सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार के मन में किसानों के प्रति जो सम्मान है उसकी तुलना नहीं की जा सकती। किसान अपनी मेहनत और पसीने से पूरी ताकत के साथ भूखों को अन्न देकर सबका मन प्रसन्न करता है। यह हमारी कृषि परंपरा है। कृषि के बल पर हम मानवता की धारा पूरे विश्व में फैला रही है। हमारी परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की है। भगवान बलराम अपने किसान के कृषि कार्य के पहले देवता है जो अपनी बल और युक्ति से दुनिया से भूख मिटाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी मानव और सनातन संस्कृति जियो और जीने दो का मूल मंत्र सिखाती है, जिसे लेकर हम प्रदेश की बेहतरी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में पूरा वर्ष कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। किसान की आमदनी दुगुनी करने और उसकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हम संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। 2023 से हमने 65 लाख हेक्टेयर रकबा बढ़ाया है। ये हमारी संकल्प शक्ति है कि आज किसान संपन्नता के साथ अपना जीवन यापन कर रहा है। प्रदेश नदियों का मायका कहलाने लगा है। ऐसे में आज पूरा निमाड़ संपन्नता और बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने किसानों से आधुनिक तकनीक अपनाकर आय बढ़ाने और सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने का आह्वान किया है। आइए इस पर क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने वो सुनवाते, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। और आज के इस अवसर पर हमारे लिए सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों का सम्मान जोरदार अभिनंदन करें। किसान भाई बहनों के लिए पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ हमारे अपने राज्य के अंदर 82,70,000 से ज्यादा किसानों के खाते में 3300 करोड़ की प्रति किसान 4,000 रुपया राशि जा रही। जोरदार अभिनंदन करें। 4,000 रुपया। भगवान बलराम को जब याद करते हैं तो भगवान बलराम अपने किसान के कृषि कार्य के पहले देवता, अपने बल से, पराक्रम से, बुद्धि से, युक्ति से, वसुंधरा के बल पे दुनिया से भूख मिटाते हुए संपूर्ण पोषकता का आशीर्वाद दिलाते। जोरदार अभिनंदन करें भगवान बलराम के लिए। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस उदात्त भाव के बलबूते पर हमारी संस्कृति के ध्येय वाक्य के आधार पर हम प्रदेश की बेहतरी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष मनाने के लिए हमने 2026 को भगवान बलराम को समर्पित किया। जोरदार अभिनंदन करें भगवान बलराम के नाम पर। तो देखिए, बलराम कृषि महोत्सव यानी किसानों के कल्याण का उत्सव वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित कर दिया गया है, जिससे लेकर किसानों के कल्याण के लिए, किसानों के लाभ के लिए तमाम तरह की योजनाएं बनाई जा रही है। कृषि कल्याण वर्ष के रूप में 2026 को मनाया जा रहा है और सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। अब किसानों को कितना इससे कल्याण हो रहा है, कितना लाभ मिल रहा है, ये आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ किसान संघ के प्रांत उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह भथौरिया जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है कुलदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत कुलदीप जी आपके साथ करना चाहेंगे। बलराम कृषि महोत्सव हर राज्य में, प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। कुल मिलाकर किसानों का कल्याण सरकार की मंशा है, सरकार का लक्ष्य है। लेकिन
हमने तमाम तरह की चर्चा की और हमने किसानों के कल्याण को लेकर और जो भी योजनाएं चलाई जा रही है काफी ज्यादा चर्चा की है कुलदीप जी। लेकिन बलराम कृषि महोत्सव जैसे जब आयोजन हो रहे हैं, सरकार जो अपनी मंशा बता रही है, कितना लाभ अब तक पहुंच चुका है और कितना लाभ पहुंचना चाहिए और अब भी कहां कमी रह जा रही है? आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले जो बात समझ में आती है कि महोत्सव होना एक अलग बात है, लेकिन योजनाओं का धरातलीय स्तर पर क्रियान्वयन होना एक बिल्कुल ही अलग बात है। वास्तव में देखा जाए तो अभी तक जितना किसान कल्याण वर्ष से अपेक्षा थी उतना किसानों को प्राप्त नहीं हुआ। मैं दो निर्णयों को अवश्य इसमें एक अच्छे निर्णय मानता हूं कि इस वर्ष में लिए गए हैं। एक तो जो किसानों को भूमि का मुआवजा 4 गुना बढ़ा करके सरकार ने किया है, वो भी स्वागत योग्य कदम है सरकार का, उसके लिए धन्यवाद भी है। और साथ में जो है केसीसी लोन की जो ऋण चुकाने की अवधि दी वो उन्होंने पूरे 1 वर्ष के लिए की है। ये दो निर्णयों को छोड़ करके बाकी और कोई धरातल स्तर पर ऐसा निर्णय समझ में नहीं आ रहा है कि हम जिसको कह सकें कि किसानों की स्थिति, दशा और दिशा सुधारने के लिए कोई अच्छा निर्णय हो। बाकी सब ये महोत्सव हैं, चलते रहे हैं, पहले भी चलते रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, लेकिन किसानों को इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। हाँ, नवीन तकनीक की जानकारी किसानों को अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो किसान उस नवीन तकनीक के लिए जितने रुपयों की आवश्यकता होती है उसके पास उतनी कमाई नहीं है कि जिनसे वो खरीद सके। और जब वो खरीदता है तो वो कर्ज के जाल में फंसता और चला जाता है, उसे लोन लेना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। कुल मिलाकर के स्थितियां इतनी बेकराल होती चली जा रही, आज खेती सिवाय कर्ज की फसल काटने के और कुछ भी बची नहीं है। किसान है जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि 7 माह गुजर चुके हैं और 7 माह के पश्चात ऐसा कोई धरातल पर परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे ये समझ में आए कि किसान की आय में किसी तरह की कोई वृद्धि या उसकी स्थिति में कोई वृद्धि हुई है। जी भूपेंद्र जी, देखिए 6 महीने बीत चुके हैं, 7वां माह चल रहा है जो कि 4 दिन में समाप्त हो जाएगा, 8वां महीना शुरू हो जाएगा। पूरा साल कृषि कल्याण वर्ष के रूप में घोषित कर दिया गया है। कुलदीप जी ने 2 चीजें यहाँ पर गिनाई है जिसकी सराहना किसानों ने की है, चाहे वो केसीसी लोन चुकाने की अवधि को बढ़ाना हो या भूमि मुआवजा बढ़ाना हो। लेकिन एक बड़ी चीज जो यहाँ पर हमेशा से आती है, 2 चीजें हैं, एक आय बढ़ाना किसानों की और दूसरी चीज होती है एमएसपी पर, जिस पर हमेशा से ही अपनी जो मांग प्रमुखता से रखते आए हैं किसान, लेकिन सरकार की ओर से कोई ऐसे प्रभावी कदम नजर आ नहीं रहे हैं। अब नवीनीकरण की ओर बात कर रही है, आधुनिक तकनीक सिखाने की अगर सरकार बात कर रही है तो उसके लिए जिस प्रकार से कुलदीप जी ने कहा कि पैसे चाहिए होंगे, उसके लिए उतनी आय किसानों की है नहीं। तो आप आधुनिक चीजें तो सिखा दीजिए, सारी चीजों को लेकर छोटे किसानों को कैसे समझाएंगे, कैसे जागरूक करेंगे, उसके लिए कमाई कहाँ से होगी, आय का स्रोत कैसे होगा, कैसे बढ़ेगा, वो सबसे बड़ी समस्या है। जी, निश्चित रूप से देखिए, भाई साहब ने अच्छी बात कही और बिल्कुल स्पष्ट बात कही कि किसान की दिशा नहीं बदल रही और जो सरकारी योजनाएं जो होती हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है जो सरकार धरातल पे उनको उतार सके। घोषणा करना और उस पे तो लेकिन ये भी एक अच्छी प्रक्रिया है कि कम से कम 1 वर्ष के लिए किसान वर्ष, कल्याण वर्ष मनाया गया, 2026 में मना रहे हैं और 7 महीने निकल गए। देखिए, बात यहाँ ये है कि इस किसान के लिए, किसान अगर समृद्ध रहेगा तो देश समृद्ध रहेगा, ये बिल्कुल एक कड़ी है और ये कहने वाली लाइन नहीं है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण ये विषय है, छोटे किसान बहुत ही त्रस्त हैं, बड़े किसान। और दूसरी बात, जिस तरह से ब्लैक मनी आ रही है लोगों के पास और जो लोग खेती की जमीन खरीदते जा रहे हैं औने पौने दाम पे और वो उसका आधुनिकीकरण कर रहे हैं, जिस तरह से सरकार का ध्यान उस तरफ बिल्कुल नहीं है। और उससे क्या हो रहा है कि जो छोटा किसान है वो बिल्कुल ही परेशान है और बेहाल है। देखिए, आप अभी जो नई तकनीकी से नवाचार जिस तरह से करे हैं, अभी जो इन्होंने टोकन सिस्टम जो खाद का निकाला है, वो प्रक्रिया अच्छी है, लेकिन प्रक्रिया में लागू होना तो बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो किसान लिटरेचर पढ़ा लिखा नहीं है, अधिकांश किसान आईटी सेक्टर में नहीं जानते, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, और वो चीज, दूसरी बात, कईयों के रकवा नहीं चढ़ पा रहे हैं। तो जो बेसिक जो चीजें हैं, आदमी किसान को
खाद समय पे मिले, बीज सही पे मिले, बस इतनी चीज कर दें अगर, और लोन सही समय से पे उसका उस निराधरण हो जाए, तो मैं तो ये मानता हूँ कि सरकार अपने आप में धन्य हो जाए, किसान अपने नहीं आप में सब भूपेंद्र कुछ जी, कर फिर ले। इसलिए सवाल बड़ा यहाँ पे ये खड़ा होता है कि 7 महीने बीत चुके हैं, उसके बाद भी हम यही चर्चा कर रहे हैं कि जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल कर दी जाए किसानों की। बाकी नवाचार आप करते रहिए, बाकी आधुनिकीकरण आप करते रहिए कृषि में भी, लेकिन जो बेसिक चीज है जो सदियों से सालों से किसान गिनाते आ रहे हैं उस पर तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। तो चाहे आप 1 वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित कर दीजिए, चाहे 2 वर्ष आप समर्पित कर दीजिए, चाहे 3 वर्ष कर दीजिए, लेकिन अगर उस पर काम ही नहीं होगा, जो जरूरत है अभी की जो जरूरत है, तो फिर इसका कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आता है। देखिए, सरकार के साथ सबसे बड़ी दुविधा ये है कि जो पारंपरिक खेती है और जो आधुनिक खेती है उसके बीच में समन्वय नहीं बना पा रही है। और ये समन्वय देखिए, अब वो बात करती है वहां पे अपनी सनातन जो हमारी जो जैविक खेती है जिस तरह से हम पूर्ण करते थे, अब वो लोग बहुत तरह से छोड़ चुके हैं। अब ये तो एक प्रकृति की साइकिल है, जब प्रकृति उसको मानेगी, जब किसान समृद्ध होगा या वहां का जो भी होगा वो उस तरह से काम करेगा। लेकिन अभी तो बिल्कुल प्रैक्टिकल लोग हो गए हैं, जिस तरह से खाद डालना, जिस तरह से उपयोग करना मशीनरी का, उस तरह से हो गए। उसके बीच में जब तक समन्वय नहीं बनेगा ये योजनाएं निश्चित रूप से लागू नहीं हो पाएंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान जो भी है, जो छोटा किसान है, जब आप उसकी लागत बढ़ जाती है और उसको क्या होता है कि एमएसपी उसमें आप 100 रुपए बढ़ाते हैं और जब तक उसकी लागत कैसी की, अब डीएपी उन्होंने जो उन्होंने दे रहे हैं अभी वर्तमान में 2400 रुपए दे रहे हैं। अब वो जब तक उसकी लागत बढ़ गई और जब तक उसका पैसा नहीं बढ़ा तो वो वहीं का वहीं और माइनस हो जाता है। तो और उस तरह से आपदा के रूप में, अब जैसे अभी समय अल नीनो का प्रभाव पड़ रहा है, बरसात का भी प्रभाव है, तो ये मुआवजे की राशि 4 गुनी की है, ये बहुत अच्छी है, लेकिन इसको पालन करना भी बहुत कठिन प्रक्रिया है। मैं आपको बताऊं, धरातल के रूप में किसान को मिल जाए तो वो धन्य है, वो सरकार को धन्य मान लेगा और वो ही मान लेगा। मिलना भी उसको क्या है, जो निरीह जो किसान है, छोटा किसान है, 1 एकड़ का, 2 एकड़ का, 3 एकड़ का, जो छोटे किसान है, जो 10 एकड़ के अंदर किसान है, उनके बारे में 5 एकड़ के किसानों को उनके बारे में सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। और मैं दोनों मेहमानों से कहना चाहूंगी कि अन्नदाता अगर कहा जाता है किसानों को, और सरकार भी खुद मानती है, खुद कहती है, तो धन्य सरकार ना हो, जबकि सरकार धन्यवाद करे किसानों का कि वो अन्नदाता है, वो पेट पालता है और भूखों का पेट पालता है, और इतनी मेहनत, चाहे धूप हो, बारिश हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, वो अपना काम करना नहीं छोड़ता है। चाहे कितने किसान कल्याण के वर्ष समर्पित कर दिए जाए, लेकिन बेसिक नीड अगर पूरी नहीं हो रही है तो फिर इन सब का कोई मतलब नहीं होता। कुलदीप जी, देखिए सारी चीजें ठीक है, जैविक खेती की ओर बढ़ावा मिल रहा है, ऑर्गेनिक खेती की ओर भी कहीं ना कहीं, आधुनिकीकरण की ओर भी सरकार जाने की बात करी है, लेकिन साथ ही साथ में अब जितनी भी चर्चा की है उस हिसाब से ये एक निकल के आया है कि कहीं ना कहीं किसानों को भी अब बिजनेस ओरिएंटेड माइंड होना पड़ेगा ताकि वो अपनी आय को बढ़ा सके, और पशुपालन, डेयरी को लेकर जो भी योजना है सरकारों की किसानों तक पहुंचाने के लिए, उसमें थोड़ा सा किसानों को उतरना पड़ेगा। मतलब पूरी तरह से किसान जो है सरकार पर निर्भर ना हो। नहीं, देखिए, मेरा इसमें बहुत स्पष्ट मत है कि जब कोई भी फैक्ट्री मालिक अपनी फैक्ट्री को डालता है तो उसके पास एक बहुत अच्छी टीम होती है, और उस टीम का काम होता है, जो प्रोडक्शन का काम जिसका देखना है वो प्रोडक्शन का काम देखना है, जिसको मार्केट का काम देखना है वो सेल्समैन के माध्यम से मार्केट का काम देखते हैं, यानी वहां भी सारे विभाग बटे हुए हैं। तो क्या किसान को भी अब इस तरह से अपने नीचे कर्मचारी रख करके उसको व्यापारी बनना पड़ेगा? क्या ये संभव है? व्यापारी भी अपना अकाउंटेंट बिल्कुल अलग रखता है, सारी व्यवस्थाएं उसके भी जरूरत है, तो सेल्समैन की आवश्यकता है तो वो अलग से रखता है। क्या हमारा किसान इतना सक्षम है कि वो अपना वैल्यू एडिशन करके और मार्केट में उतर सके, वो बेच सके? नहीं बेच सकता। ये एक कल्पना है। वो केवल 2 काम कर सकता है, वो खेती में उत्पादन कर सकता है और पशुपालन साथ में कर सकता है, वो 2 काम ही कर सकता है, तीसरे की काम की आप उससे अपेक्षा ना करें। अब रह गई इसकी बात कि वैल्यू एडिशन की बार बार बात चल रही है, मूल्य संवर्धन करना चाहिए, तो वो ये खेत से कारखाने तक, लेकिन खेत से तो सस्ता जाता है, कारखाने में पहुंच करके और मार्केट में आते आते महंगा हो जाता है। यहाँ जब प्याज का, हम तो कच्चे माल का देखते हैं, वैल्यू एडिशन की आप छोड़ दीजिए बात, आप चाहे आलू को ले लीजिए, आप बाजरा को ले लीजिए, आप मक्का को ले लीजिए, आप मिर्च को ले लीजिए, आप किसी भी फसल को ले लीजिए,
जब वो मार्केट में आती है, हमसे जब किसान से खरीदी जाती है तो वो बहुत सस्ती जाती है, और जब लौट करके आती है तो वो महंगी बिकती है। उसी किराने की दुकान से हम वही अरहर की दाल खरीदने जाते हैं, मसूर की दाल खरीदने जाते हैं, वो तो आप डबल सोचिए रेट कि एक मंडी में डबल रेट कितनी हो व्यवस्था जाता है है और उसका। मूल्य है, और बाजार में उसका मूल्य कितना बन रहा है। जी डबल रेट हो जाता है, मार्केट तक पहुंचते पहुंचते डबल रेट हो जाता है। मतलब अब हाँ, सरकार ये को देखिए, सरकार को यहाँ पर मल्टीटास्किंग होना चाहिए, लेकिन सरकार किसानों से ये उम्मीद लगा रही है कि किसान मल्टीटास्किंग हो, पशुपालन भी कर ले, डेयरी विभाग में भी वो चले जाए, वो कृषि का काम भी कर ले, वो किसानी खेती बाड़ी भी कर ले, वो सारे काम वही कर ले, वैल्यू एडिशन को लेकर भी किसानी कर ले। तो फिर सरकार का यहाँ पर रोल क्या नजर आएगा भूपेंद्र जी? देखिए, किसान की आय और उसका मूल्य के अंतर को समाप्त करना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल सही बात है। अब वो दाल उसकी जो है 8,000 रुपए क्विंटल बिकती है, और वही दाल 80 रुपए और 100 रुपए किलो बिकती है। तो ये जो अंतर है ना, ये चीजें को इसको देखना पड़ेगा। दूसरी बात, जो किसान को तकनीकी रूप में चाहे किसान उत्पादन संगठन बना रहे हैं, वो एफपीओ वगैरह सरकारी मॉडल या कस्टम हायरिंग सेंटर बना रहे हैं, उनके बारे में भी अगर एक समीक्षा की जाए, उसमें कुछ लोग लाभान्वित हुए हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर पर जिसको किसान को मिलना चाहिए, जो बेसिकली है, उस योजना का पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी का सिस्टम ये नहीं है कि आपने ऑनलाइन शुरू कर दिया तो वो मतलब हमने मान लिया कि पारदर्शी हो गया, वो उसको जिसको नीड है उसको मिल गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो सब चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, जो आधारभूत ढांचा के रूप में नीचे उतरना चाहिए। इसी तरह से सब्जियों के में है, चाहे आप उद्यानिकी के रूप में देख लें, चाहे कृषि के और भी किसी को, जो विभिन्न आयाम है, उनमें जो समानताएं और विषमताएं हैं वो बहुत ज्यादा हैं, जमीन आसमान का अंतर है। उन चीजों के लिए व्यक्ति को तैयार होना। आप टमाटर आप देख लीजिए, चाहे आप मूंग देख लीजिए। आप मूंग के लिए धरना दे रहे हैं, वो उन्होंने 1 एकड़ में 1 क्विंटल के लिए किया है। अब वो कहां से हाईवे जाम कर दिया है, खंडवा नर्मदापुरम हाईवे जाम कर दिया है आज किसानों ने मूंग खरीदी को लेकर। बिल्कुल ये मूवमेंट तो ये क्या है, ये वास्तव में अब ये कौन एक्सपर्ट है, उनके कौन से विशेषज्ञ उनको बता रहे हैं कि वो इस तरह से आपको लेना है। तो जो अभी जो किसान संघ के भाई साहब बैठे हैं भदौरिया जी, वो तो सलाह देते होंगे, कैसे सलाह नहीं मान रही सरकार? मुझे तो ये बिल्कुल मानना चाहिए कि सरकार सरकार खेत से बाजार तक पूरी एक चेन बनाने की बात कर रही है, लेकिन कुलदीप जी ने उससे पहले ही उसको डिस्क्लोज कर दिया है कि जब हम किसानों से खरीदते हैं, वहां से लेकर वो बाजार तक, मार्केट तक आते आते उसका रेट एकदम बढ़ने लगता है। तो ये जो सरकार चेन बनाने की बात कर रही है, वो तो यहीं पर ही विफल होते हुए नजर आ रही है। चेन यहीं पर टूट गई है। बिल्कुल, उसके लिए क्या है, पारदर्शिता नियम होने चाहिए। वो जो जैसे उन्होंने 800 रुपए क्विंटल कोई चीज खरीदी दाल, और वो 80 रुपए में बेच रहे हैं, उतना क्या सिस्टम में प्यूरिफाइड करने में इतना सिस्टम लग रहा है? सरकार क्या होती है, चाहे आप किसी भी चीज में, या आप किसी भी प्रोडक्ट की एमआरपी में देख लीजिए आप, और कोई प्रोडक्ट निकलता उस एमआरपी में, अगर कोई दवा है या कोई भी एग्जाम्पल आप देख ले, चादर का या किसी, उसमें अगर 20 रुपए की अगर उसमें एमआरपी लिखी है, उसकी कॉस्ट 2 रुपए आती है, और वो चाहे 5 रुपए में बेचे, चाहे 10 रुपए में, चाहे 15 रुपए में बेचे। ये जो विषमताएं हैं, जो सरकार बड़े बड़े उद्योगों के पतियों के साथ जो काम करती है, उनके बीच कि आप सरकार किसान से या किसी से भी ले रहे हैं, तो उसका निर्यात शुल्क कितना होगा, आपके प्रॉफिट कितनी होगी, और मार्केटिंग में आप कितना लगाएंगे, सेल्स में कितना लगाएंगे, और उसका प्रोडक्शन कहां तक जाएगा। जब तक वो नीचे तक आता है, वो लगातार बढ़ता चला जाता है। तो ये सिस्टम है, इस सिस्टम को सरकार को तोड़ना होगा, और जब तक सरकार इस तरह सिस्टम में गंभीरता से नियम या कानून या पालन नहीं करेगी, धरातल चाहे सरकार कुछ भी बड़ी योजना बना ले किसानों के लिए, चाहे वो पहले कांग्रेस सरकार थी तो वो किसानों की लगातार ऋण माफी योजना करती थी, तो क्या उद्धार हो पाया? नहीं। स्वावलंबन भी जरूरी है, साथ साथ उसके श्रम का पूर्णतः मूल्य भी मिलना चाहिए, और उसको उसके प्रति रुचि भी होनी चाहिए कि वो उसको लगे कि कल हम इसमें इनोवेशन करके और कुछ करें और चीजें बढ़ाएं। तो ये जो चीजें हो रही हैं, लेकिन बहुत से नैरो छोटे स्तर पे हो रही हैं सब चीजें जी। हमको क्योंकि विकसित भारत की कल्पना के में कृषि का
90% योगदान है, उसके बिना हो ही नहीं सकता। और वो चीजें हमने, चाहे हमारा देश जब हमारा आजाद हुआ, जो हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं थे, आज आत्मनिर्भर हुए हैं, तो ये सब चीजें जो आई हैं हमारे किसान के कारण आई हैं, वरना हमारी जो विदेशी मुद्रा थी सारी उसी में चली जाती थी। तो आज इस चीजें आत्मनिर्भर होने के लिए हमको चाहिए। दूसरी बात, उसके लिए जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं, जिस तरह से हम पेप्टाइड्स और इन चीजों का उपयोग कर रहे हैं, वो भी आपने पहले तो उसको लत लग गई, अब आप उसके लिए कानून और दुनिया भर का वो कर रहे हैं। ये चीजें सब देखनी चाहिए सरकार को, क्योंकि क्या है, ये बीमारियों को जन्म दे रही है। आज कोई भी चीज शुद्ध नहीं है, आप सब्जियों से लेके चाहे खाद्यान्न के, गेहूं चावल सब देख लीजिए। हम जब छोटे थे तो हमारा गेहूं का सिर्फ नीम और पत्तियों में रख दिया जाता था और वो सही रहता था 2-3 साल। आज देखिए 1 महीने नहीं रख पाते। तो ये जो स्थितियां, जो विकृतियां हो रही हैं, जो जिस तरह से कीटनाशक का उपयोग से किया जा रहा है, बहुत ही इससे लागत बहुत बढ़ रही है। कीटनाशक बहुत महंगे हैं और उसके कारण क्या है, सेमिक मिल नहीं रहे तो खरपतवार के लिए और उसके लिए और से अधिक डालना पड़ता है। तो ये जो चीजें हैं, इसीलिए उत्पादन के लिए डालना पड़ता है, तो इनसे लागत बढ़ रही है। और अच्छा लागत जब भूपेंद्र बढ़ती जी, है तो इससे एक और बात निकलकर मेरे मन में सामने आ रही है कि हम बात कर रहे हैं किसानों की आय बढ़ाने की। आधुनिकीकरण को अगर हम बात करें तो उसको लेके जो भी तकनीक होंगी, जो भी मशीनें होंगी, उससे किसानों को फायदा हो ना हो, लेकिन जो मशीनें जिन कंपनियों से खरीदी जा रही है, मैन्युफैक्चरर्स जो है, जो सेलर से, उनको फायदा पहुंचेगा, किसानों को पहुंचे या ना पहुंचे। जिस प्रकार से आपने पेस्टिसाइड्स और कीटनाशकों की बात कही है, वो महंगे आते हैं तो किसानों को तो फायदा उसका हो नहीं रहा है, क्योंकि उसकी तो फसल खराब हो रही है, सब्जियां बाहर मार्केट में अब सड़ी गली मिल रही है, लेकिन जिससे खरीदा जा रहा है उसको फायदा हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि क्या हो गया है, वो अब सिस्टम बन गया है। अब जो नई पीढ़ी आ रही है वो बिल्कुल मशीन आधारित है। पहले क्या होता था, 12 महीने का पूरा कृषि का कार्यक्रम होता था। आज जब बरसात होता था उसके लिए अलग कार्यक्रम करता था, खेत के लिए अपना तैयारी करता था, ये सब चीजें थी। अब क्या है, बिल्कुल कृषि आधारित हो गया। एक दिन खाद डाल दी, एक दिन दवाई डाल दी, एक दिन कटाई हो गई, बस सिंचाई कर दी। इस तरह का सिस्टम चल रहा है ना, उसके कारण क्या है, लागत का फैक्टर यही है बढ़ने का। और ये लागत इस तरह से बढ़ रही है, वो दवाइयां इतनी महंगी हैं और उनमें जो उत्पादन के लिए और डाले जाते हैं वो भी बहुत महंगी हैं। और चाहे वो उद्यानिकी के, तो आज ये चीजें सब, और दूसरी बात, वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। आप माने या न माने, लेकिन आने वाले टाइम में प्रकृति खुद अपना संतुलन बनाती है। आप कब तक उसका दोहन करोगे? कुलदीप जी देखिए, कीटनाशकों का, पेस्टिसाइड्स का उपयोग भी करना है, उत्पादन और लागत को भी संभाल के रखना है, लेकिन मार्केट तक भी पहुंचना है। और अन्नदाता किसान ये चाहता है कि एकदम उसके पास फ्रेश जो भी सब्जियां हो वो पहुंचे, लेकिन इन सारी चीजों का इस्तेमाल भी करना है, लेकिन आय भी नहीं बढ़ रही है। आखिर समाधान क्या है इसका? समाधान तो सही ये है कि प्राकृतिक कृषि की ओर जब तक किसानों को प्रेरित नहीं किया जाएगा, उसको प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, तब तक उसकी लागत किसी भी दृष्टि से कम हो ही नहीं सकती। लेकिन सरकार बढ़ावा दे रही है प्राकृतिक खेती को, बिल्कुल सरकार दे रही है बढ़ावा। मैं एक बात आपको बता दूं, अंदरूनी खबर ये है कि प्राकृतिक कृषि कहने के लिए कहा जाता है, लेकिन वास्तव में कृषि विभाग के अधिकारियों से जब कोई किसान सलाह लेने के लिए जाता है तो ये कीटनाशक कंपनियों का उनके ऊपर इतना प्रेशर रहता है। वो किस कारण से प्रेशर रहता है कि वो कान में उसको ये कहते हैं, आप एक काम करिए, ये कीटनाशक ले जाकर के वहां पे डाल दीजिए खेत में, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और जब वो कीटनाशक खरीदने के लिए दुकान पर पहुंचता है तो दुकानदार ये कहता है इसके साथ में ये एक और ले जाओ, यानी वो अपने प्रॉफिट के चक्कर में ये डबल नुकसान, इतना अधिक नुकसान, एक तरह से नुकसान इतना बड़ा हो रहा है। और इन कीटनाशक कंपनियों, रासायनिक खादों की उसमें एक मकड़ जाल में इस तरह से किसान फंस गया है कि आप कुछ कह नहीं सकते हैं। कि वो तो सिर्फ हम लोग यहाँ महसूस करते हैं, किसान चूंकि इतना समझदार नहीं है, उसको नहीं मालूम है। और फिर वो ये भी करता है कि उन्होंने कहा कि 10 लीटर में 2 ml डालना है, तो वो 2 ml की जगह 10 ml दवा का प्रयोग कर लेता है। यानी कि वो अपना भी स्वास्थ्य खराब कर रहा है, अपने परिवार का भी स्वास्थ्य खराब कर रहा है, गांव और देश का भी स्वास्थ्य खराब कर रहा है। कैंसर नामक बीमारी इतनी अधिक बढ़ रही है, डायबिटीज इतनी बढ़ रही है। खबर है आलू में भी केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे गंभीर बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां होती है। इससे मतलब कुलदीप जी, मुझे तो एक बात समझ आ रही है कि ये जो सेलर्स होते हैं, कंपनियां होती है, इनका प्रॉफिट हो रहा है और किसानों की आय बढ़ाने की सरकार बात कर रही है तो उनका तो लॉस ही हो रहा है।
बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। किसान निरंतर घाटे में जा रहा है। सही बात तो यह है कि पशुपालन के कारण से वो अपना जीविकोपार्जन कर पा रहा है, और आज कोई भी युवा वर्ग गांव में नहीं है। वो कहीं ना कहीं के अहमदाबाद में जाकर के, सूरत में जाकर के, या बंबई में जाकर के, या किन्हीं महानगरों में, दिल्ली नोएडा जाकर के वहां पर कुछ पैसा कमा करके घर बेच रहा है, जिससे उनका खर्चा चल रहा है। गांव में केवल और केवल जो काम न करने वाले बच्चे हैं वो रह गए हैं, दूसरे बुजुर्ग लोग रह गए हैं। वो थोड़ा बहुत अपना जीविकोपार्जन यहाँ रह के कर लेते हैं। जिस समय फसल कटाई का समय आता है उस समय वो बच्चे गांव वहां से शहरों से लौट करके आते हैं, महीने 2 महीने यहाँ पर रहते हैं, और वो कटाई करवा करके 10 महीने के लिए फिर बाहर चले जाते हैं। ये इस तरह से गांव का गुजारा हो रहा है। अन्यथा की स्थिति में किसान, अगर सारे बच्चे किसानों के यहाँ आ जाएं तो निश्चित रूप से एक अकाल की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसमें कहीं कोई बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर मतलब स्थिति ये है कि सरवाइव करना पड़ रहा है किसान को। और ये चर्चा से एक चीज यहाँ पर सिर्फ निकल कर आ रही है कि अगर किसानों की जितनी भी मांग है और जो अगर कल्याण की बात सरकार कर रही है तो उसे बहुत जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। सरकार को जीरो से चीजें स्टार्ट करनी पड़ेगी, किसानों को समझाना पड़ेगा, पहले किसानों को जागरूक करना पड़ेगा, फिर उसकी जानकारी देनी होगी, फिर सिखाना होगा, फिर आप जो भी योजना बनाए उससे रूबरू कराकर फिर उसे धरातल पर उतारना, उसका क्रियान्वयन, उसकी मॉनिटरिंग, काफी तमाम चीजें हैं। तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और 7 महीने तो पहले ही बीत चुके हैं। अब आगे इसमें सरकार और क्या निर्णय लेती है और कैसे कल्याण करती है, अब ये तो देखने वाली बात है। समय की सीमा है, दोनों मेहमानों को रुकना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। तो देखिए, किसानों के कल्याण की बात हो रही है, बलराम कृषि महोत्सव मनाया जा रहा है, तमाम तरह की योजनाएं बना ली जाए, कितने ही महोत्सव हो जाए, लेकिन जो ग्राउंड लेवल परिस्थिति है वो कुछ ठीक किसानों की होती हुई नजर नहीं आ रही है। जीरो से लेकर स्टार्ट करना पड़ेगा सरकार को, सारी चीजें समझनी होगी कि ग्राउंड लेवल पर क्या तकलीफें है, किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नीड है और किसानों की प्राथमिक मांगे क्या है। पहले उसे सुनना होगा, समझना होगा, उसे पूरा करना होगा, उसका क्रियान्वयन को भी ध्यान में रखना है और मॉनिटरिंग भी करनी, लगातार करनी है, तभी किसानों का कल्याण जो है वो सुनिश्चित हो पाएगा। फिलहाल मध्यकाल के इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।